हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत ये आज हमारा 8वां लेक्चर रहने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी 7 लेक्चर हमने 10 क्वेश्चन सीरीज के कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों जो प्रायद्वीपीय पठार लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, उसके ही कुछ जो मध्य भारत के पठार हैं, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन ट्रैप हो गया, मेघालय का पठार हो गया, तो इनके कुछ को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है बच्चों, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सेंट्रल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इस जो ये हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसके थ्रू आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कार्बी एंगलोंग का पठार किसका हिस्सा है, या फिर इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, या फिर इसका एक और नाम है शिलोंग का पठार। मेघालय का पठार या फिर शिलोंग का पठार। ठीक है, तो चाहे शिलोंग का पठार पूछ ले, मेघालय का पठार पूछ ले, या कार्बी एंगलोंग का पठार पूछ ले, तो ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तर के मैदान का, हिमालय का, या फिर तटीय मैदान का। तो जो बच्चों कार्बी एंगलोंग का पठार है या फिर मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। थोड़ा सा मैं आपको मैप में ले चलता हूं, वहां पे आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखिए, ये जो आप बच्चों मैप देख रहे हैं, इसमें आपको जो ये दिख रहा है, उभरी हुई एक संरचना दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपीय पठार, है ना। जबकि कार्बी एंगलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार कहाँ पर है? ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, मेघालय और असम में मुख्यतः स्थित है। कार्बी एंगलोंग का पठार बोलते हैं, मेघालय का पठार बोलते हैं, शिवालिक का पठार बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बी एंगलोंग का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तर के मैदान का, हिमालय का, या तटीय मैदान का। ठीक है, अब इसको यदि आप देखेंगे बच्चों, कार्बी एंगलोंग के पठार को, प्रायद्वीपीय पठार, मैंने आंसर में बताया कि प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है, तो ये इससे आपको यहाँ पे देखिए कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखिए ये इससे अलग है ना। ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ से सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये कार्बी एंगलोंग का पठार है या फिर मेघालय का पठार है, ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये इससे अलग कैसे दिखाई दे रहा है? तो देखिए क्या हुआ, जो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार था बच्चों, मतलब ये इस प्रकार से था पूरा, है ना, इस प्रकार से ये इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये क्या था, नीचे धंसा हुआ था, है ना। ये नीचे, ये हिस्सा इस प्रकार से नीचे धंसा हुआ था। और समय के साथ जब यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहाँ से प्रवाहित हुई, तो उन्होंने द्वारा इस क्षेत्र को, जो ये धंसा हुआ हिस्सा था, इसको फिल कर दिया गया। इसको क्या कर दिया? फिल कर दिया गया, और इसके ऊपर मैदानों का निर्माण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मैदानों का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं? मालदा गैप इसको हम बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन खुदाई करेंगे तो नीचे आपको पठारी क्षेत्र ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेघालय का पठार या फिर कार्बी एंगलोंग का पठार इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, ये इससे सेपरेट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर एक गर्त था। समय के साथ जब यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां प्रवाहित हुई, तो उन्होंने इस गैप को फिल कर दिया और ऊपर मैदानों का निर्माण कर दिया। ठीक है, लेकिन ये हिस्सा किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और इस गैप को क्या बोलते हैं? तो मालदा गैप बोलते हैं। ये डिटेल आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पठार छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है? ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट कौन सा पठार है? तो यहां पर है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, बस्तर का पठार, या फिर बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? सबसे पहले समझ लेते हैं। जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कुछ बिहार वाला रीजन हो गया है, तो यहां पर भी ये पूरा अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा, तो इस रीजन में ये फैला हुआ है। तो जो हजारीबाग का पठार है, इसके अलावा जो रांची का पठार है, ये दोनों पठार बच्चों किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर के प्लेट्यू का रीजन है। जबकि बस्तर का पठार, दंडकारण्य का जो पठार है, उसका हिस्सा है। और बघेलखंड का पठार अलग ही है, मध्य प्रदेश रीजन में आता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रीजन में, तो ये भी अलग है। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके ही दो हिस्से हैं, एक हजारीबाग का पठार और एक रांची का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये छोटा नागपुर का पठार रीजन है, मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बीच से ही एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी।
कौन सी नदी निकलती है बच्चों, ये देखिए बीच से दामोदर नदी निकलती है और इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, दामोदर नदी के ऊपर ऑलरेडी एक मैंने लेक्चर बना रखा है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, जिसमें मैंने नर्मदा, ताप्ती और दामोदर तीन प्रमुख नदियों को पढ़ाया था। तो वो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक में जो ज्योग्राफी वाइज साहूचर वाली प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखी है दामोदर नदी, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो ऊपर वाला पठार है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार, और दामोदर के नीचे वाला जो पठार है इसको हम बोलते हैं रांची का पठार। ठीक है, और इसको कंप्लीट को हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार को भी दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर वाले को बोलते हैं हजारीबाग का पठार और दक्षिण वाले को बोलते हैं रांची का पठार। ठीक है, और दामोदर नदी यहां से बीच से निकलती है। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार की बात करें बच्चों, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज संसाधन की दृष्टि से, ठीक है, सबसे संपन्न पठारों में ये आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा खनिज संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दामोदर नदी घाटी में आपको कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो खनिज संसाधन संपदा की दृष्टि से काफी ज्यादा संपन्न ये प्लेट्यू है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित संरचना है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। लावा द्वारा निर्मित संरचना कौन सी किस पठार में पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, मालवा के पठार, दक्कन ट्रैप, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मालवा का पठार और दक्कन ट्रैप दोनों ही लावा द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं, या फिर लावा द्वारा निर्मित बेसाल चट्टानें जहां पर पाई जाती हैं वो वाली ये संरचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मालवा का पठार भी और दक्कन ट्रैप भी दोनों संरचनाएं कैसी हैं? लावा द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं आपको मैप में अच्छे से समझाता हूं। देखिए ये वाली संरचना है ना, यहां पर मैं एक बार फिर से बताऊंगा। ये देखिए, यहां पर देखिए जरा, ये पूरा रीजन, या पूरा रीजन जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है। ये जो पूरी संरचना है बच्चों, ये कैसी है? लावा द्वारा निर्मित संरचना है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये जो पूरा जगह बता रहा हूं कौन कौन से इसके अंदर प्लेसेस आ गए। जैसे यहां पर आप देखिए, ये काठियावाड़ रीजन हो गया गुजरात का, है ना। यहां पर ये मालवा प्लेट्यू हो गया, मध्य प्रदेश में आता है। ये पूरा महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, इसको क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, मतलब पूरा महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आता है, या फिर इसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। और उत्तरी कर्नाटक का कुछ क्षेत्र आ गया, और उत्तर पश्चिमी तेलंगाना आ गया। तो ये जो पूरा रीजन है बच्चों, ये कैसा क्षेत्र है? ये लावा के द्वारा निर्मित संरचना है। मतलब आज से करोड़ों वर्ष पूर्व यहां पर एक दरार बनी थी और यहां से लावा निकला था। ठीक है, और इस क्षेत्र में लावा फैला था। ठीक है, अब जहां पर भी लावा निकल करके जमता है बच्चों, वहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टान, अर्थात इस रीजन में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और जहां पर भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनमें से यही क्वेश्चन में क्या पूछा था जरा देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित संरचना है? तो मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में है, और जो दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र वाला रीजन है। ठीक है, ये पूरा किसके अंतर्गत आता है? बेसाल्ट चट्टानों के अंतर्गत आता है, या फिर लावा द्वारा संरचना के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रूर प्रदेश का मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो भारत का रूर प्रदेश ऑप्शन है छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, दक्कन या फिर मालवा। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है या फिर छोटा नागपुर का पठार है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश। अब ये भारत का रूर प्रदेश क्या है इसको भी जरा समझ लीजिए। देखिए जर्मनी में एक जगह है, जर्मनी में एक जगह है रूर, ठीक है, जो कि खनिज संसाधन के लिए विश्व में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। काफी ज्यादा वहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उनका खनन वगैरह होता है। ठीक है, अब चूंकि ये विश्व में प्रसिद्ध है, रूर जर्मनी की जगह है। ठीक है, और भारत में प्रसिद्ध कौन सी है खनिज के लिए? छोटा नागपुर का पठार। तो इस छोटे नागपुर के पठार को उस रूर से कंपेयर करके भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर का रीजन भी खनिज संसाधन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि खनिज संपदा या फिर मिनरल रिसोर्सेज की दृष्टि से ये काफी संपन्न रीजन माना जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कोयला हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, सारे खनिज आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं ना। खनिज वाले लेक्चर एक ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना छोटा नागपुर का रीजन कहां पर है, इसको जरा देख लीजिए। ये वाला जो रीजन है ना, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कुछ बिहार हो गया, कुछ छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस रीजन को हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो मुख्यतः झारखंड रीजन में स्थित है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट एसएससी है, तो आप हमारे एसएससी 2022 के टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको गाइड करेगी, टीच करेगी, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएगी। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एसएससी में, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बाकी सारी डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा यदि आप बच्चों DSSSC कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए का यहां पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये कोड यूज करना मत भूलना, DSSSC ये कोड है, आपको यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वर्ल्ड हो, इंडियन हो, फिजिकल हो, कोई भी ज्योग्राफी हो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन बैच मेरा लाइव है, तो आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा बैच लाइव है। ठीक है, करना क्या है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी है बच्चों। आप कोई सब्जेक्ट इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट वीक है ना, ज्योग्राफी वीक है, पॉलिटी वीक है, हिस्ट्री वीक है, मैथ्स वीक है, तो इंडिविजुअल सिर्फ आप वो सब्जेक्ट भी वहां पर पढ़ सकते हैं ना। तो अलग अलग हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको वहां पर पढ़ा रही है, तो आप अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एक बार विजिट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दक्कन ट्रैप में स्थित है ना। दक्कन ट्रैप अभी मैंने आपको समझाया था क्या है, जो महाराष्ट्र का पठार है उसको ही दक्कन ट्रैप बोलते हैं ना। दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन का पठार नहीं है ना। दक्कन का पठार आप देखेंगे तो हमारा, यदि मैं यहाँ पर इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत का इस प्रकार से मैप बनाऊं तो ये पूरा दक्कन का पठार है, लेकिन दक्कन ट्रैप सिर्फ ये वाला है, महाराष्ट्र के पठार वाला। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए, तो दक्कन के ट्रैप में स्थित, देखिए नागपुर बिल्कुल स्थित है, नासिक भी स्थित है, पुणे भी स्थित है, तीनों आप देखेंगे महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। इसके अलावा जो बेंगलुरु है ये यहाँ पे स्थित नहीं है ना, ये कर्नाटक के पठार में स्थित है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, आपको थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्या चीज है ये। देखिए दक्कन ट्रैप मतलब आप इसको समझिए पहले, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार है ना। दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन का पठार नहीं है, दक्कन ट्रैप मतलब महाराष्ट्र का पठार है। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है महाराष्ट्र के पठार का इनमें से कौन से शहर हिस्सा है, तो ऑब्वियसली बात है जो महाराष्ट्र में होंगे वही हिस्सा होंगे। तो नासिक, पुणे, नागपुर ये सब महाराष्ट्र के पठार का हिस्सा है, जबकि बेंगलुरु कर्नाटक के पठार में आता है। तो 1, 2, 3 सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं। धारवाड़ रॉक्स कहां सिचुएटेड है, फाउंड है, कहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र के पठार में, मालवा के पठार में, कर्नाटक में, या फिर बुंदेलखंड के पठार में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक का पठार, या फिर जो कर्नाटक रीजन है वहां पर आपको धारवाड़ रॉक्स या फिर धारवाड़ की चट्टानें मिलेंगी देखने को। ठीक है, अब धारवाड़ चट्टानों की खासियत क्या होती है इसको जरा सा समझ लीजिए। देखिए जो धारवाड़ क्रम की बच्चों चट्टानें होती हैं ना, ये आर्कियन चट्टानों के ही अपक्षय अपरदन के द्वारा बनती हैं, है ना। इसके अलावा खनिज संसाधनों में भी यदि मैं बोलूं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज का मतलब क्या है, जैसे मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं, जैसे हो गया लोहा हो गया, है ना, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, जितनी भी धातुएं जिससे निकाली जाती है ना, तो धात्विक खनिज के लिए ये जो धारवाड़ क्रम की बच्चों चट्टानें होती है ना, काफी ज्यादा संपन्न होती हैं, काफी ज्यादा यहाँ से धातुएं निकाली जाती हैं। आपको पता ही होगा कि भारत में यदि आप पूरे भारत में बात करेंगे तो धात्विक खनिज के लिए सबसे अच्छी चट्टानें धारवाड़ क्रम की मानी जाती हैं। इसके अलावा इनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, है ना। कर्नाटक में एक जिला है बच्चों धारवाड़, ये चट्टानें सबसे पहले इसी जिले में खोजी गई थी, इसलिए इनका नाम धारवाड़ चट्टानें पड़ गया। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक में और भी जगह देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इनका नाम कहां से पड़ा है, कर्नाटक में एक जिला था धारवाड़, चूंकि ये सर्वप्रथम वहीं खोजी गई थी, इसलिए इनको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। और धात्विक खनिज के लिए काफी ज्यादा संपन्न है। यदि आप पठार की बात करेंगे तो जो कर्नाटक का पठार है वहां पर आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के पठार में स्थित पर्वत है, इनमें से कौन सा माउंटेन महाराष्ट्र के पठार में स्थित है, महाराष्ट्र प्लेट्यू में स्थित है। सतमला हिल्स, अजंता हिल्स, बालाघाट हिल्स और हरिश्चंद्र हिल्स। तो बच्चों ये चारों जो हिल्स है ना, ये महाराष्ट्र के पठार में ही स्थित है या फिर महाराष्ट्र रीजन में ही स्थित है। ठीक है, सतमला हिल्स हो गया, अजंता हिल्स हो गया, बालाघाट हिल्स हो गया और हरिश्चंद्र हिल्स हो गया। ये चारों हिल्स आपको यहीं पर ही देखने को मिलेंगी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4।
ठीक है, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो बालाघाट है ना बच्चों, ये एक जिला मध्य प्रदेश का है, एक जिला मध्य प्रदेश का है ना। जबकि बालाघाट हिल्स कहाँ पर है, बालाघाट हिल्स आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि बालाघाट शायद मध्य प्रदेश में तो वहां पर होंगी, ऐसा नहीं है। ये चारों हिल्स आपको महाराष्ट्र के पठार में ही देखने को मिलेंगी और महाराष्ट्र का ही हिस्सा है, आपको याद रखना है ना। और यहाँ अजंता से भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी ऐसी हिल्स है जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई, तो अजंता रेंज ऐसी है जो सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैंने अजंता से रिलेटेड बताई थी कि बताइए कि जो ताप्ती नदी है या फिर तापी नदी है, ये किन दो माउंटेन रेंजेस के मध्य में भ्रंश घाटी में बहती है। इसका आप मुझे कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, है ना, कि इनमें से कौन सी नदी है, मतलब ताप्ती नदी किन दो माउंटेन रेंजेस के मध्य में प्रवाहित होती है पश्चिम की ओर। ये आप मुझे जरूर कमेंट में आंसर दीजिए, ऑलरेडी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पठार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में। ऑप्शन देख लेते हैं, मालवा प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू या फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो देखिए, मालवा तो मुख्यतः पूरा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। दक्कन का पठार देखेंगे तो पूरा जो दक्षिण भारत है ना, दक्कन के पठार के अंदर का सब आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटक आता है, तेलंगाना आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। बस्तर प्लेट्यू आप देखेंगे दंडकारण्य प्लेट्यू का भाग है और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बुंदेलखंड वाला जो प्लेट्यू है या फिर बुंदेलखंड का पठार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। बुंदेलखंड प्लेट्यू या फिर बुंदेलखंड का जो पठार है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यदि आप देखेंगे कर्क रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, गर्मी में यहाँ बहुत गर्मी और ठंड में यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है ना। ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा ग्रेनाइट नीस चट्टानों से ये बना हुआ है ना। आप फसलों की बात करेंगे तो मुख्यतः यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती है, मुख्यतः मोटे अनाजों की यहाँ पर कृषि की जाती है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पारसनाथ किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ जो माउंटेन पीक है, किस प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है, पीक है। बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू या फिर छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, इसकी ही सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, है ना। 1365 मीटर इसकी हाइट है, 1370 मिलता है, कहीं 1350 मिलता है, लगभग 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है पारसनाथ, ठीक है। इनमें से किस पठार में टिन के भंडार पाए जाते हैं। टिन एक मेटल है, धातु है, और एकमात्र प्लेट्यू कौन सा है जहां पर टिन के भंडार पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बुंदेलखंड प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू या फिर छोटा नागपुर। तो जो बस्तर का पठार है बच्चों या फिर बस्तर प्लेट्यू है, यहां पर एकमात्र ऐसा पठार है या फिर एकमात्र ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही बस्तर आता है, और दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार आता है। बस्तर एक जगह भी है वहां पर, तो यहां पर ही आपको टिन के भंडार देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ भी बोल सकते हैं, बस्तर का पठार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे 10 क्वेश्चन, है ना। 10 क्वेश्चन में मैंने आपको मालवा के पठार को थोड़ा समझाया आपको, है ना। सारे पठारों से एक एक दो दो क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो आई थिंक थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी, आपका थोड़ा रिवीजन हुआ होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक भी हम इसी से रिलेटेड लाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड ही लाएंगे, जिसमें हम पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जो पर्वत हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, मेरा बैच वहाँ पर लाइव है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।